हेलो एवरीवन, ये हमारा MST फिजिक्स शिफ्ट 1 21 सितंबर का सेकंड वीडियो है। इसमें हम 11 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब 11 सम देखते हैं। 11 सम में क्या बोल रहे हैं? अ लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी अलॉन्ग इट्स एक्सिस। लॉन्ग सोलेनोइड बोलूँ या फिर इन्फिनिट सोलेनोइड बोलूँ, तो बाय डिफॉल्ट लॉन्ग सोलेनोइड या इन्फिनिट सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट एन आई होता है। और बाय डिफॉल्ट कुछ ना बोले तो यही फॉर्मूला अपने को लेना होता है। क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। आई क्या है? करंट है सोलेनोइड में। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो आपको इतना दिया है। आगे क्या बोल रहा है? इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज डबल्ड एंड द करंट इज मेड 1/3 देन द न्यू वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी। ठीक है, तो मतलब आपसे B2/B1। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है? म्यू नॉट ऐसे ही लिखो। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर क्या बोल रहा है? डबल कर दिया मैंने उसको, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एन कर दिया। ठीक है, और करंट को क्या कर दिया? 1/3 कर दिया। ठीक है, और ये म्यू नॉट एन आई, तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट से म्यू नॉट चटक गया, एन से एन चटक गया, आई से आई चटक गया, तो क्या 2/3 टाइम्स ऑफ B1 आ जाएगा। तो B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3 टाइम्स ऑफ B1। मतलब कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी। तो बहुत ही इजी सवाल था, बस आपको सोलेनोइड का फॉर्मूला यहाँ पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट सम में क्या बोल रहा है? अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल आई ऑन वन सरफेस ऑफ अ थिन प्रिज्म। सबसे पहले तो आपको थिन प्रिज्म बोला है, तो थिन प्रिज्म का जो एंगल होता है, जो एंगल होता है ना थिन प्रिज्म का ए, इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। थिन प्रिज्म के जो एंगल होते हैं इसे ए को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ए की वैल्यू हमेशा 5 डिग्री से तो कम ही होती है। ठीक है, दूसरा, द रे इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अदर फेस। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज प्रिज्म इज एन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, द वैल्यू ऑफ आई इज। क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए कि ए जो है, ए हो गया नॉर्मल। ठीक है, वो बोल रहा है कि प्रिज्म के एक फेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है? आई है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि थिन प्रिज्म है, तो थिन प्रिज्म का एंगल क्या होता है? 5 डिग्री से कम होता है। कैपिटल ए को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो रे जो इमर्ज हो रही है ना वो नॉर्मली जा रही है अदर सर्फेस से, मतलब परपेंडिकुलर जा रही है अदर सर्फेस से, कुछ इस तरह। तो क्या इसको आप 90 डिग्री बोल सकते हो? ठीक है, क्या ये ए है और क्या इसे आप आर बोलोगे? क्योंकि रे ऐसा गई ना, तो ये आर है। क्या इस ट्रायंगल को देख के मैं ऐसा बोल सकता हूँ? ए इज इक्वल टू आर, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और थिन प्रिज्म का आपको क्या दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन दिया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो कैसा लिख सकता हूँ? साइन आई डिवाइड बाय साइन आई डिवाइड बाय, क्या आर की जगह मैं ए लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल एंगल है। साइन आई इक्वल डिवाइड बाय साइन ए। और क्या थिन प्रिज्म है? थिन प्रिज्म के केस में एंगल क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। एंगल्स क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं थिन प्रिज्म में। उसका खुद का जो प्रिज्म एंगल होता है वो खुद भी 5 डिग्री से कम होता है प्रिज्म एंगल। तो कैसा लिख सकते हो? एन इज इक्वल टू आई बाई ए। क्या आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू पूछ रही थी, तो क्या आई का वैल्यू ए इंटू एन आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, बहुत ही ईजी समय। क्या बोल रहा था इसमें कि जो रे है एक फेस से इंसिडेंट कर रही है आई एंगल पे। ठीक है, और अदर फेस से वो नॉर्मली इमर्ज कर रही है, और प्रिज्म एंगल अगर ए है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, तो आप आई का वैल्यू बताओ। तो क्या है? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए और आर फिगर से क्या है? इक्वल है। ठीक है, फिर क्या जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन ऑफ आई डिवाइड बाई साइन ऑफ आर होगा। क्या साइन ऑफ आई डिवाइड बाई साइन ऑफ ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, क्या थिन प्रिज्म है तो एंगल स्मॉल होता है, तो कैसा लिख सकते हो? एन इक्वल टू आई बाई ए। क्या आपसे आई का वैल्यू पूछा था, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई इक्वल टू ए इंटू एन, मतलब कि ऑप्शन ए राइट है। तो बहुत ही ईजी समय है। जनरली ये सब क्वेश्चन, प्रिज्म के क्वेश्चन तो रे ऑप्टिक्स से प्रिज्म का क्वेश्चन सीटी में फिक्स ही है। मैं तो बोलूँ रे ऑप्टिक्स में कुछ नहीं तो सबसे पहले आप प्रिज्म जरूर पढ़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम देखने से पहले थोड़ा सा इसका थ्योरी जानते हैं क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है जानना, नहीं तो समझेगा नहीं ये सवाल।
जैसे मान लीजिए कि ये कोई मेटल प्लेट है, ठीक है, एक मेटल प्लेट है, मान लीजिए इसका लेंथ जो है वो L है, ब्रेड्थ जो है इसका B है, और इसका थिकनेस जो है A वाला A स्मॉल d है, ठीक है। और इन दोनों एंड के बीच में क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, और उस टेम्परेचर डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेल्टा थीटा। तो इसका फॉर्मूला सुनिए। तो ये जो मेटल प्लेट है ना, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में, वो इक्वल टू के इंटू डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डी होगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मेटल प्लेट इन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू के इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय डी। टेम्परेचर डिफरेंस, अब डिफरेंस है तो चाहे आप सेल्सियस में लो चाहे आप केल्विन में लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टाइम को आप सेकंड में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, थिकनेस को मीटर में। और के क्या है सर, के जो है वो है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो ध्यान से सुनो, तो किसी भी मेटल के लिए वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मेटल प्लेट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इक्वल टू के इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ दैट मेटल प्लेट, ठीक है। इतना समझा क्या? अब ये सवाल पढ़ते, अब ये सवाल अपने को अच्छे से समझेगा। आपको क्या बोल रहे हैं कि द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द मेटल प्लेट 3 सेंटीमीटर थिक इज 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको थिकनेस दिया है मेटल प्लेट का 3 सेंटीमीटर, तो पहले तो उसको मीटर में कर दो, 3 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। और उनमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, डेल्टा थीटा कितना दिया है, 15 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा थीटा, ठीक है। हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द प्लेट एट द रेट ऑफ 900 केल्विन किलो कैलोरी पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। मतलब आपको Q अपॉन T इंटू ए दिया है, क्या दिया है, Q अपॉन T इंटू ए। एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितना दिया है, 900 किलो कैलोरी पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। कितना दिया है, 900 किलो कैलोरी पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। मतलब कुछ इस तरीके से, पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। बट अपने को मिनट में तो चाहिए नहीं, मीटर स्क्वायर तो चल जाएगा, मिनट में नहीं चाहिए अपने को किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए। देखो फॉर्मूले में भी सेकंड में, तो क्या इसको 900 डिवाइड बाय 60 करोगे तो 0 से 0 चटक गया, 90/6 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 किलो कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एट स्टडी स्टेट द थर्मल कंडक्टिविटी विल बी, आपसे क्या पूछ रहा है, के पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला पहले बताओ क्या होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बाय टी ए इक्वल टू के इंटू डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डी। तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के इक्वल टू Q बाय टी ए इंटू डी अपॉन 15, बराबर ना, डी इधर चला जाएगा और डेल्टा थीटा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, डी अपॉन डेल्टा थीटा, ठीक है। Q बाय टी ए की वैल्यू कितना दी है, 15, ठीक है। डी की वैल्यू कितना दी है, 3 इंटू 10⁻², और डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया है, 15। तो 15 से 15 क्या हुआ, चटक गया, तो आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 10⁻², मतलब कि ऑप्शन सी। तो सबसे पहले तो इसेंशियल इस फॉर्मूले में कि इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए इस सवाल में। तो क्या होता है, किसी भी मेटल प्लेट का जितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ डेट मेटल प्लेट, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही ईजी है, और नहीं याद है तो आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, द करेंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। आपको ये डायोड दिया है, डायोड क्या होता है पहले वो सुनो। डायोड सेमी कंडक्टर में होता है, इसे पी साइड बोलते हैं, इसे एन साइड बोलते हैं। और हमेशा याद रखो, एक होता है फॉरवर्ड बायस और एक होता है रिवर्स बायस। अगर फॉरवर्ड बायस में करंट रहता है, रिवर्स बायस में करंट जीरो रहता है। तो फॉरवर्ड बायस कैसे देखेंगे, याद रखो हमेशा अगर पी साइड का, इस साइड का वोल्टेज अगर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इस वाले साइड, जैसे कि मान लो अगर मैं इसको 10 लिख रहा हूँ, इसको 0 लिख रहा हूँ, तो क्या इस साइड का वोल्टेज ज़्यादा है और इस साइड का कम है, तो इसे फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। लेकिन अगर मैं इसे ही ऐसा बना दूँ, तो इसको 0 लिख दूँ, इसको 10 लिख दूँ, क्या एन के साइड का वोल्टेज ज़्यादा है, हाँ, और पी के साइड का कम है, तो इसे रिवर्स बायस बोलते हैं। तो ऐसा तो ऑप्शन ही देख के आप डायरेक्ट काट देना कि I = 0 हो जाएगा।
तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड क्या है, रिवर्स क्या है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। क्या इस क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा सर्किट दिया है, डायोड बना है, रेजिस्टेंस 200 ओम है, प्लस 3 वोल्ट और ये प्लस 5 वोल्ट। क्या पी साइड जो है वो एन साइड से ज़्यादा वोल्टेज, हाँ पी साइड 5 है और एन साइड 3 है, तो मतलब कि फॉरवर्ड बाइस है। तो अगर ये फॉरवर्ड बाइस है तो मतलब आंसर 0 तो नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन भी तो आप पहले काटो। आप बेवकूफ़ अगर ऑप्शन भी टिक कर रहे हैं हम तो हमारी ये बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। अब देखो क्या इन दोनों एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 2 वोल्ट, ठीक है। और कुछ नहीं बोला है तो हम क्या मानते हैं, आइडियल डायोड मानते हैं। कुछ नहीं बोला है तो आइडियल डायोड। तो आइडियल डायोड के केस में क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। तो डायरेक्ट जितना वोल्टेज है वो डायरेक्ट कहाँ ड्रॉप हो जाएगा, रेजिस्टेंस पे। तो पूरा 2 वोल्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होगा। तो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। आपको क्या पता करना है, I पता करना है। तो क्या I इज इक्वल टू V बाय आर। तो रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, 2 डिवाइड बाय R कितना, 200। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/200। तो क्या ये 1/100 होगा। तो क्या इसका वैल्यू 10⁻² एम्पियर आएगा, मतलब कि ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन तो आपको समझ गया है, बट मैं आपको थोड़ा सा इसमें और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन का तो आंसर आ गया, ठीक है। देखो यहाँ इसने कुछ बोला नहीं डायोड के बारे में, लेकिन कल को मैं बोलूँ कि सवाल मैंने ऐसा दे दिया आपको, यही सेम सवाल 200 ओम है, प्लस 3 वोल्ट है, प्लस 5 वोल्ट है। और मैंने सवाल में बोल दिया कि जो डायोड है ना उसका पोटेंशियल बैरियर है, मतलब ये डायोड का जो पोटेंशियल बैरियर है वो 1 वोल्ट है, मान लीजिए 1 वोल्ट। तो क्या अब 1 वोल्ट ही डायोड खा जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट है। और क्या डायोड का भी पोटेंशियल बैरियर 1 वोल्ट है, तो क्या 1 वोल्ट डायोड खाएगा। तो 1 वोल्ट डायोड खाएगा तो क्या सिर्फ 1 ही वोल्ट रेजिस्टेंस को मिलेगा। तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 1/200 हो जाएगा। तो यहाँ क्यों ऐसा नहीं हुआ, यहाँ इसने डायोड का पोटेंशियल बैरियर दिया ही नहीं था। तो अगर कुछ नहीं दिया रहता तो डायोड का पोटेंशियल बैरियर हम 0 मानते, तो पूरा ड्रॉप हम किधर मान लेंगे, रेजिस्टेंस पे मान लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी डायोड का पोटेंशियल बैरियर दिया है तो फिर आप जो भी आपका वोल्टेज आ रहा है उसको पहले डायोड में से घटा दो, फिर जाके रेजिस्टेंस को दो। समझा क्या ये सवाल। तो इससे दूसरा कैसे तरीके से पूछ सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं, क्या बोल रहा है इसमें, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m कोलोइड्स विथ अनदर स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो, मान लीजिए पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, वो किसी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जाके टकरा रहा है जिसका मास कैपिटल M है, और ये पार्टिकल क्या है, रुका हुआ है, इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है। और ये पार्टिकल मान लीजिए जा रहा टकरा रहा है तो किसी v वेलोसिटी से जा रहा होगा, ठीक है। अब अगला क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m स्टॉप्स जस्ट आफ्टर कोलिजन। और क्या बोल रहा है, जो जब ये दोनों टकरा गए तो ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये स्मॉल m, ये स्टॉप हो गया, ये रुक गया। अब इसका वेलोसिटी जो है ना वो 0 हो गया, ठीक है। और क्या इससे टकरा गया तो ये वाला तो चलने लग जाएगा ना, कैपिटल M वाला। और कैपिटल M वाला चलने लग गया कितने वेलोसिटी से, मान लीजिए v डैश वेलोसिटी से, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो सबसे पहले तो आप इसमें लगाइए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अगर आप इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे तो क्या फर्स्ट केस में यही वाला पार्टिकल चल रहा है सिर्फ कितने से, इसका मास स्मॉल m है, वेलोसिटी v से। क्या ये वाला पार्टिकल रुका है तो इसकी वजह से तो कोई मोमेंटम आएगा नहीं। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। क्या जब इनिशियली मैं देख रहा हूँ तो ये पार्टिकल तो बैठा हुआ है ना, रेस्ट पर है, ठीक है। क्या ए वाला जाके इससे टकरा रहा है वेलोसिटी v से, तो क्या मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा मोमेंटम। क्या ये वाला कुछ नहीं कर रहा है तो इसके लिए तो 0 हो गया। सेकंड केस में क्या हो रहा है, जब ये दोनों अब टकरा गए, इधर कोलिजन हो गया, आफ्टर कोलिजन की बात करें, क्या आफ्टर कोलिजन ए वाला पार्टिकल तो रुक गया ना, इसकी वेलोसिटी तो 0 होगी, तो इसकी वजह से मोमेंटम 0। बट क्या इसके टकराने से ए वाला चलने लग गया तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा मोमेंटम, कैपिटल M इंटू वी डैश, ठीक है। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, एम वी इज इक्वल टू एम इंटू वी डैश। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, वी डैश बाई वी इज इक्वल टू स्मॉल m
डिवाइड बाय कैपिटल एम। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है पता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी? क्या हुई आफ्टर कोलिजन? v डैश हो गई। अब बिफोर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी v थी, तो मास के टर्म में रेशियो क्या आ जाएगा? आपने यही निकाला है, स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M। मतलब कि ऑप्शन डी क्या है? राइट है। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं था। इसमें क्या बोला था कि एक पार्टिकल है जो कैपिटल M से टकरा रहा है जाके, लेकिन कैपिटल M रुका हुआ है, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा? इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी। लेकिन कोलिजन के बाद स्मॉल m रुक गया, जो पहले टकरा रहा था वो रुक गया और दूसरा वाला चलने लग गया, तो इसकी वजह से फाइनल मोमेंटम क्या आएगा? कैपिटल M इंटू वी डैश। तो वी डैश बाई वी क्या आएगा? m बाई एम। वी डैश क्या है? आफ्टर कोलिजन। वी क्या है? बिफोर कोलिजन। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो वी डैश बाई वी हो जाएगा, और वी डैश बाई वी की वैल्यू क्या है? स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M। मतलब कि ऑप्शन डी राइट है। मतलब इसमें सिर्फ आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाने आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मान लीजिए कैपेसिटर है, कैपेसिटर के दो प्लेट है, उनके बीच में डिस्टेंस d है। मान लीजिए इन प्लेट का एरिया क्या है? a है। ठीक है, तो इस केस में जो इनका कैपेसिटेंस आता है वो k इंटू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय d आता है। d क्या है? सेपरेशन बिटवीन दिस टू प्लेट्स। a क्या है? एरिया। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। k क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, जो जैसे कि मैं इन दोनों प्लेट के बीच में अगर कुछ डाल रहा हूँ तो उसे क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। लेकिन अगर एयर है, एयर, तो एयर का जो k होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? k इंटू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय d। ठीक है, अब हम ये सम देखते हैं। एन एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ एन कैपेसिटी ऑफ 2 पिकोफैराड। मतलब कि एक कैपेसिटर है, एयर फील्ड है, इसमें एयर भरा हुआ है। एयर भरा हुआ है तो k की वैल्यू क्या होगी? k1 की वैल्यू 1 होगी। तो उस केस में जो कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू आपको दे दिया है 2 पिकोफैराड। ठीक है, 2 पिकोफैराड आपको दे दिया है। ठीक है, उस केस में इसका वैल्यू 2 पिकोफैराड आपको दिया है। मान लीजिए इन दोनों के बीच का सेपरेशन d है और एरिया a है। द सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज डबल्ड। मान लीजिए सेकेंड केस में आपने सेपरेशन को क्या कर दिया? डबल कर दिया। एंड द इंटर स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, देन द कैपेसिटी इज इंक्रीज टू 6 पिकोफैराड। आपने यहाँ कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया और उसके वजह से जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ गया। बढ़ के कितना हो गया? 6 पिकोफैराड हो गया। द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मटेरियल इज, मतलब आपको k का वैल्यू पूछ रहा है, k2 का वैल्यू क्या कर रहा है? आपको पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है पहले वो बताओ। क्या c इक्वल टू k इंटू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। a के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब एरिया तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट बचपन से कांस्टेंट है, तो क्या c इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू k बाई डी बोल सकते हैं? तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? c2 बाय c1 इज इक्वल टू k2 बाय k1 इक्वल टू इंटू d1 बाय d2। ठीक है, आपको क्या निकालना है? k2 निकालना है, इसका वैल्यू। तो क्या k2 की वैल्यू जो होगी वो c2 बाय c1 इंटू d2 बाय d1 इंटू k1। ठीक है, c2 की वैल्यू क्या है? 6, c1 की वैल्यू 2, d2 की वैल्यू डबल कर दिया मैंने 2d डिवाइड बाई d, और k1 की वैल्यू एयर है तो 1 होगा। तो d से d चटक गया, 2 से 2 चटक गया, मतलब k2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो आंसर ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा? 6। कुछ नहीं है, बस आपको कंपेयर करना है। बस मतलब इसमें एक जनरल फार्मूला आपको याद रखना है कि c इज इक्वल टू k इंटू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d, वेयर k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, a इज द एरिया ऑफ प्लेट एंड d इज द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं इसके आगे का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
अ ब्लैक बॉडी हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा m एट टेम्परेचर 2000 केल्विन। एक ब्लैक बॉडी है जो 2000 केल्विन पे जिसका जो वेवलेंथ है वो लैम्डा m, ठीक है। इट्स करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एट टेम्परेचर 3000 केल्विन। इसका अपने को 3000 केल्विन पे वेवलेंथ बताना है, मतलब लैम्डा 1 का वैल्यू आपको दिया है, लैम्डा 2 आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए वेन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पता होना चाहिए। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के हिसाब से किसी भी ब्लैक बॉडी का वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वेन्स कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या इसको लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी लिख सकते हैं, बराबर। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू T1 बाय T2। तो ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाई 3000, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 सब चटक गए आपस में, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 बाई 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1, और लैम्डा 1 क्या था, लैम्डा m था। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। वैसे भी ये ऑप्शन डायरेक्टली राइट भी हो सकता है, क्योंकि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये 2000 है तो ये 3000 है, तो मतलब कि आंसर तो कम ही आता, इससे तो कम ही आता, लैम्डा m से तो कम ही आता, और फिर स्क्वायर भी नहीं है, तो ऑप्शन बी दिख रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा सम है, बोले तो इसका लेवल भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, अ मोनो एटॉमिक गैस एट प्रेशर P हैविंग अ वॉल्यूम V expands isothermally to a volume 2V, ठीक है, एंड देन adiabatically to a volume 16V, द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज। अब देखो बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा उसमें क्या बोल रहा है, थोड़ा सा अपने को समझने की गरज है। पहले अपने को एक गैस जो थी वो आइसोथर्मली एक्सपांड हो रही थी, ठीक है, फिर उसके बाद एडियाबेटिकली एक्सपांड होने लग गई, ठीक है। तो पहले अपने को आइसोथर्मली इसका प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो आइसोथर्मली प्रेशर निकाल के देखो, तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, P2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइड बाय V2, ठीक है। तो क्या था पहले प्रेशर इसका, इनिशियल प्रेशर P, वॉल्यूम V, एक्सपांड कितना हो गया 2V, तो V से V चटक गया, तो आइसोथर्मली इसका फाइनल प्रेशर क्या आया P/2। अब क्या इसके जस्ट बाद ये गैस एडियाबेटिक में आ गई, हाँ, अगर एडियाबेटिक में आ जाएगी तो क्या अब इनिशियल प्रेशर हो जाएगा, हाँ। तो एडियाबेटिक के लिए इक्वेशन क्या होता है पहले तो वो बताओ, P1 एडियाबेटिक के लिए क्या इक्वेशन ऐसा रहेगा, P2 V2 रेस टू गामा इज इक्वल टू P3 V3 रेस टू गामा, ठीक है। अब आप देखते जाओ, इसको अपने को निकालना क्या है, P3 फाइनल प्रेशर निकालना है, तो P3 इज इक्वल टू क्या ऐसा लिख सकता हूँ, P2 इंटू V2 बाय V3 रेस टू गामा, बराबर। क्या आप ऐसा लिख सकते हो, P2 का वैल्यू क्या होगा, P/2, बराबर ना। P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, P/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। P/2, V2 आपको कितना दिया हुआ है, V2 इधर 2V, और फाइनल वॉल्यूम एडियाबेटिकली में कितना एक्सपांड हुआ 16V, रेस टू क्या है गामा, गामा की वैल्यू आपको कितना दी हुई है 5/3, ठीक है। तो V से V क्या होगा, चटक जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, देखो क्या ऐसा होगा, P/2 1/8, इसको ऐसा लिखो 1/3 इंटू 5, 5/3 को ही मैं 1/3 इंटू 5, तो क्या 1/3 क्यूब रूट होगा, तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, P/2 इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2 होगा ना, तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 रेस टू 5, ठीक है। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 2 को अगर मैं 5 में 2 को 5 बार करो, 2 रेस टू 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, तो क्या P/2 इंटू 1/32, तो क्या जो फाइनल आंसर आएगा वो P/64 आएगा। तो मतलब कि ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। तो ये सवाल बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन भी है और थोड़ा समझने जैसा भी है। पहले आप इसको आइसोथर्मली एक्सपांड कर रहे हो, तो वैसे भी आइसोथर्मली P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V रहता है, तो अगर वॉल्यूम 2V कर रहा हूँ तो फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, P/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने इसको एडियाबेटिक किया है, तो फिर आपको बस एडियाबेटिक का इक्वेशन लगा देना है और आंसर आपको आ जाएगा,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये आएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अंडर अ सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स F इक्वल टू माइनस के बाई आर, ठीक है, वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट, द पीरियोडिक टाइम ऑफ इट्स मोशन इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले तो सर्कुलर ऑर्बिट में एक पार्टिकल घूम रहा है जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, और किस सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स से घूम रहा है, F इज इक्वल टू, माइनस हटा दो आप, के बाई आर, ठीक है, माइनस मतलब अट्रैक्टिव है, क्या F इक्वल टू के बाई आर। क्या सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हो आप, हाँ, ठीक है, और उसका वैल्यू उसने दे दिया के बाई आर। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स का जब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा तो क्या m ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ठीक है, क्या m ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू के बाई आर होगा। क्या ऐसा लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन m आर स्क्वायर। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। तो क्या ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ओमेगा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन क्या यहाँ मैंने टाइम पीरियड आपसे पूछा है, हाँ, तो अगर मैंने टाइम पीरियड पूछा तो ओमेगा की जगह इसने पूछा ना कि टाइम पीरियोडिक टाइम ऑफ इट्स मोशन इज प्रोपोर्शनल टू, तो क्या ओमेगा को ऐसा लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। तो क्या इनडायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ, नीचे टी है और नीचे ही आर भी है, तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब टाइम पीरियड ऑफ मोशन रेडियस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि ऑप्शन सी राइट होगा। तो ये क्वेश्चन कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको फोर्स दिया हुआ है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो मतलब सेंट्रीपिटल आप रख सकते हो, ठीक है, तो m ओमेगा स्क्वायर आर रख दो, ओमेगा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, लेकिन आपसे ओमेगा का प्रोपोर्शनल तो पूछा नहीं, प्रोपोर्शनल से तो आपको टाइम पीरियड का पूछा है, तो टाइम पीरियड निकाल दो, 2 पाई बाई टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वाला जो क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये अपने वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर बाकी के जो बचे हुए 30 क्वेश्चन है वो अगले 3 वीडियो में आ जाएंगे, ठीक है। देखते हैं अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ ब्लैक रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया ए, एक ब्लैक रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसका एरिया ए है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है, इमिट्स एनर्जी ई पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेल्सियस, एनर्जी ई पर सेकेंड रिलीज कर रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इफ़ लेंथ एंड ब्रेथ इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू, वो आपको बोल रहा है कि इनिशियल वैल्यू से लेंथ और ब्रेथ कम कर दे रहा है, मतलब लेंथ को L/3 पे ला दिया और ब्रेथ को भी B/3 पे ला दिया, एंड टेम्परेचर इज रेज टू 327 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड बिकम्स, तो आपसे E2 पूछ रहा है, ठीक है, E1 दिया है, E1 आपको दिया है, E1 की वैल्यू क्या दी है आपको, E दिया हुआ है, ठीक है। तो इमिसिव पावर होता क्या है पहले वो पता होना चाहिए, E इज इक्वल टू इमिस्टिविटी सिग्मा इंटू ए इंटू T⁴ माइनस T⁻⁴, ये सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। ए इसका फॉर्मूला हो गया, ए इमिस्टिविटी, ए स्टीफेंस कांस्टेंट और ए एरिया और ये टेम्परेचर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसा लिख सकता हूँ, E2 बाय E1 इक्वल टू A2 बाय A1 इंटू टी में आपको ऐड करना है ऊपर वाला टेम्परेचर, T2 में ही होगा ना 327 + 273, क्योंकि अपने को केल्विन में चाहिए होता है, और ये T0 तो दोनों में ही कांस्टेंट होगा ना ऊपर नीचे, तो उसको लिखना ही नहीं है, 27 + 273, ठीक है, और इसका भी क्या पावर 4, ठीक है। क्या A2 जो है वो L इंटू 3 इंटू बी इंटू 3, क्या LB डिवाइड बाई 9 आ जाएगा, और इसका क्या एरिया क्या है A1 का, LB है, तो क्या A1 बाई 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको रखो, E2 बाई E1 इक्वल टू A1 बाई 9 डिवाइड बाई A1, 327 + 273 600, और ये क्या हो जाएगा 300⁴, A1 से A1 क्या हुआ, चटक गया, तो क्या 1/9, और 300 से 600 में चटका तो 2 आएगा, और 2⁴ कितना होगा 16 होगा,
तो क्या 16/9 टाइम्स ऑफ E1 आ जाएगा आंसर। और E1 की वैल्यू क्या थी, E थी, तो 16/9 E, मतलब कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ही राइट। देखो अब तक अपने सीपी के टोटल 20 क्वेश्चंस देखे, इनमें से मैंने बहुत से क्वेश्चन देख रहा हूँ ना कि फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो थोड़ा कैलकुलेशन है बट सवाल हो जाते। तो मैं अगर बोलूँ कि इस पेपर का मीडियम कैसा है, तो इस पेपर को मैं ईजी तो नहीं बोल सकता बट मैं इस पेपर को मीडियम बोल सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा अपने को वहाँ प्रेशर रहता है, तो उसमें करने के लिए थोड़ा सा वो रहता है, तो मैं इसे मीडियम बोल सकता हूँ। तो जो भी ज़्यादा बड़े कैलकुलेशन के सवाल हो वो आप पहले मत करो, जो फटाफट आसान है उन्हें पहले कर लो, फिर टाइम बचे तो फिर इन पे आओ, ठीक है। बट एक क्वेश्चन को रीड करके उस पर अपना टाइम मत बर्बाद करो, ठीक है। तो अगले वीडियो से हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।